तो हमारी यूजर माइक्रो सर्विस को मैंने रीरन किया है एंड चलिए अभी हम इसे पोस्टमैन में टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पोस्ट रिक्वेस्ट सिलेक्ट की है यहाँ पर एंड देन हमारे पास बॉडी में आ जाता है हमारा नेम आ जाता है, ईमेल आ जाता है एंड पासवर्ड आ जाता है। तो चलिए इसको क्रिएट करते हैं। ये पर्टिकुलर यूजर हमारा क्रिएट हो चुका है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है अनदर वीडियो ऑफ प्रोडक्शन ग्रेड पेपल क्लोन की प्लेलिस्ट का। तो आज के इस वीडियो में हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं हमारी पहली माइक्रो सर्विस को, दैट इज यूजर सर्विस। तो यूजर सर्विस को हम इंप्लीमेंट करेंगे आज के इस वीडियो में। तो देखते हैं स्प्रिंग बूट के जरिए हम इसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे इसमें JWT ऑथेंटिकेशन करते हैं एंड कैसे हमारे यूजर का पूरा फ्लो वर्क करता है। जब भी हम पेपाल या फिर पेटीएम या फिर रेजर पे ऐसे कुछ सी एप्लीकेशन में लॉग इन करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, साइन अप करना पड़ता है। तो साइन अप जहां पर होता है, लॉग इन जहां पर होता है, वो है हमारी यूजर सर्विस, यूजर माइक्रो सर्विस। तो यूजर माइक्रो सर्विस में जब भी हम साइन अप करते हैं एंड उसके बाद जब हम लॉग इन करते हैं तो एक JWT ऑथेंटिकेशन टोकन जनरेट होता है एंड उसी टोकन के माध्यम से हमारा ऑथेंटिकेशन यहाँ पर होता है। एंड इसी माइक्रो सर्विस में हम रोल बेस्ड ऑथराइजेशन भी इंप्लीमेंट करते हैं। तो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का डिफरेंस तो मैंने आपको एपिसोड 0 में ही बता दिया था कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है एंड ऑथराइजेशन का क्या होता है। एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ। तो ऑथेंटिकेशन हमें यूज होता है जब भी हम किसी चीज में लॉग इन करते हैं, तब हमें ऑथेंटिकेशन का यूज होता है। एंड ऑथराइजेशन हमें तब यूज होता है जब हमारे पर्टिकुलर फंक्शनलिटी को एक्सेस करने का जो भी एक्सेस है वो हमारे पास होता है, तब हमारे पास ऑथराइजेशन होता है। ऑथराइजेशन में हमारे पास दो टाइप्स यूज करेंगे यहाँ पर हम, एक यूजर ऑथराइजेशन, यूजर बेस्ड ऑथराइजेशन एंड एक एडमिन ऑथराइजेशन। तो थ्योरी बहुत हो गई दोस्तों, अभी इसके इंप्लीमेंटेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारी यूजर माइक्रो सर्विस है इसको हम स्प्रिंग बूट में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो स्प्रिंग बूट को जब भी हम स्प्रिंग बूट का एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले मैं ये फॉलो करती हूँ कि स्प्रिंग इनिशियलाइजर की मदद से हमारा एक बेसिक सेटअप क्रिएट कर लेता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे गई हूँ मैं इस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी। एंड यहाँ पर मैं गई, यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट में मावन सिलेक्ट किया है एंड लैंग्वेज में जावा सिलेक्ट किया है एंड स्प्रिंग बूट का मैंने 3.5.3 ये वर्जन सिलेक्ट किया है दोस्तों। एंड ग्रुप में मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की जगह यहाँ पर मैं पेपाल लिखूंगी एंड आर्टिफैक्ट में यहाँ पर हम लिखेंगे यूजर सर्विस, क्योंकि हम यूजर सर्विस बनाने वाले हैं तो फिर हम यूजर सर्विस लिखेंगे यहाँ पर। पैकेजिंग में मैंने जावा सिलेक्ट किया है एंड जावा का वर्जन मैंने 17 सिलेक्ट किया है। तो ये सारे हमारे प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशंस हो गए। चलिए अब डिपेंडेंसीज को ऐड करते हैं। तो डिपेंडेंसीज में मैं ऐड कर रही हूँ स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। तो स्प्रिंग वेब ये जो डिपेंडेंसी है ये हमें हेल्प करता है कि हमारे रेस्टफुल एपीआईज को हम इंप्लीमेंट कर सके यूजिंग स्प्रिंग एमवीसी। तो यहाँ पर हमारा जो HTTP बेस्ड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन है वो इंप्लीमेंट होता है यूजिंग हमारे स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसी। एंड नेक्स्ट डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे हम यहाँ पर स्प्रिंग बूट JPA। तो स्प्रिंग डेटा JPA ये डिपेंडेंसी हमें हेल्प करती है कि हमारे जावा ऑब्जेक्ट को, एंटिटीज को कनेक्ट करे डेटाबेस से। तो ये ऑटो जनरेट करती है SQL क्वेरीज यूजिंग JPA रिपोजिटरी। JPA मतलब हमारे यहाँ पर हो गया जावा परसिस्टेंट API। नेक्स्ट हमारी डिपेंडेंसी ऐड करेंगे हम H2 डेटाबेस को। तो H2 डेटाबेस ये हमारा एक इन मेमोरी डेटाबेस होता है दोस्तों। तो इन मेमोरी डेटाबेस जब भी हम स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज को चलाएंगे तब हमारा डेटा वहां पर रीलोड होगा, मतलब तब हम डेटा को डालेंगे एंड जैसे ही बंद कर देंगे हमारा डेटा चला जाएगा। तो ये टेम्पररी टेस्टिंग के लिए यूज होता है। इसको हम टेम्पररीली हमारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए यूज करेंगे यहाँ पर H2 डेटाबेस। एंड देन हमारा आ जाता है स्प्रिंग बूट के डेव टूल्स। तो स्प्रिंग बूट डेव टूल्स ये हमें ऑटो रीलोड करने में हेल्प करता है। ये डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन हम यहाँ पर ऐड करेंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी ये डिपेंडेंसी हमें हेल्प करती है ताकि हम JWT ऑथेंटिकेशन कर सके एंड हम रोल बेस्ड एक्सेस को प्रोवाइड कर सके एंड यहाँ पर हम ऑथराइजेशन फिल्टर्स को लगा सके। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ डिपेंडेंसीज। अभी जो हमने डिपेंडेंसीज को ऐड कर दिया है तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम जनरेट पे क्लिक करेंगे एंड हमारा एक बेसिक टेम्पलेट हमारा डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए ये जो जिप फाइल जो डाउनलोड हुई है उसे हम ओपन करते हैं हमारे इंटेलिजे में। तो चलिए सबसे पहले हम हमारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इस स्ट्रक्चर से हमारा जो कोड है वो काफी ज्यादा मेंटेनेबल एंड स्केलेबल बनेगा एंड इसी प्रोजेक्ट में हम आगे चल के JWT ऑथेंटिकेशन करेंगे एंड रोल बेस्ड एक्सेस को भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी के लिए हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यूजर सर्विस में मैंने कॉन्फिग नाम से एक पैकेज बनाया है एंड उस कॉन्फिग पैकेज के अंदर मैं मेरी ऐप कॉन्फिग को बनाऊंगी जिसके अंदर मेरे कॉन्फ़िगरेशन स्टोर्स होंगे। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे कंट्रोलर नाम से एक पैकेज बनाया है जिसके अंदर हम हमारे यूजर कंट्रोलर को डिफाइन करेंगे। एंड उसके बाद हमारा DTO आ जाता है। DTO को हम आगे चल के देखेंगे कि DTO क्या होता है स्प्रिंग बूट में एंड ये कैसे काम करता है।
एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एंटिटी नाम से एक पैकेज बनाया है, इसमें हमारी सारी एंटिटीज रहेगी। एंड देन हमारा आ जाता है रेपोजिटरी, एंड रेपोजिटरी में हम हमारी यूजर रेपोजिटरी को इंप्लीमेंट करेंगे। तो इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे हम देखेंगे कि यूजर रेपोजिटरी क्या होती है एंड जेपीए की मदद से हम इसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देन हमारा आ जाता है सर्विस। तो सर्विस में हमारी सारी यूजर सर्विस लिस्ट डिफाइन होगी दोस्तों। तो यहाँ पर हम सर्विस का इंप्लीमेंटेशन ऐसे करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम यूजर सर्विस नाम से एक इंटरफेस बनाएंगे, उसके ऊपर हम हमारी क्लासेस को डिफाइन करेंगे। यहाँ पर मैंने मेरी यूजर सर्विस इंप्लीमेंटेशन, ये जो क्लास है ये यूजर सर्विस इंटरफेस के ऊपर डिफाइन की है। देन हमारा आ जाएगा यूटिल्स, जो कि फिलहाल के लिए एम्प्टी है। तो ये था दोस्तों हमारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर। चलिए अब इसके यूएमएल डायग्राम को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी आ जाती है यूजर एंटिटी, एंड यूजर एंटिटी के अंदर हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स डिफाइन होंगे दोस्तों, जैसे कि यूजर आईडी हो गया, एंड देन हमारा यूजर नेम हो गया, ईमेल हो गया, एंड पासवर्ड हो गया। देन हमारी आ जाती है यूजर रिपोजिटरी। यूजर रिपोजिटरी को हम बाद में कोड में देखेंगे कि यूजर रिपोजिटरी क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग बूट में। एंड देन हमारा आ जाता है यूजर सर्विस इंप्लीमेंटेशन, जो कि इंप्लीमेंटेड है एक यूजर सर्विस इंटरफेस के ऊपर। देन हमारा आ जाता है यूजर कंट्रोलर। तो यूजर कंट्रोलर ये वही जावा का कोड है जिसके थ्रू हम रेस्ट एपीआईज को अप कर रहे हैं, यहां पर ही हम हमारे रेस्ट एपीआईज को डिक्लेयर करेंगे। तो कोड में जब हम देखेंगे तो ये चीजें काफी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं इस कोड का इंप्लीमेंटेशन। चलिए दोस्तों अभी हम स्टेप बाय स्टेप हमारे कोड का इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक एंटिटी नाम से एक पैकेज बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं जाती हूँ राइट क्लिक करके एंड एक पैकेज बनाती हूँ एंटिटी नाम से। तो हमारे एंटिटी पैकेज के अंदर हमारे यूजर एंटिटी को स्टोर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम एक यूजर नाम से एक जावा की क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूजर एंटिटी बनाई है, एंड हमारे यूजर एंटिटी ये एक एंटिटी है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पर हम एनोटेशन डालेंगे कि ये एक एंटिटी है, इसको डिक्लेयर कर दो। एंड उसके बाद यहाँ पर हम टेबल नेम भी डालेंगे। तो दोस्तों एंटिटी बताता है कि ये एक जेपीए एंटिटी है। तो एंटिटी का मतलब ये होता है कि ये जो यूजर क्लास है ये डेटाबेस में एज अ टेबल स्टोर हो जाएगी, एंड इस टेबल का नाम रहेगा ऐप यूजर। तो यहाँ पर हमें एक एरर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें एक आईडी एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक आईडी एट्रीब्यूट डाला है, एंड जिसको मैंने आईडी एनोटेशन से डिक्लेयर किया है। जो आईडी एनोटेशन ये बताता है कि ये जो पर्टिकुलर हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमारी आईडी रहेगी यूजर ऐप यूजर टेबल की। एंड इस आईडी को जनरेट करने का हम एक जनरेट वैल्यू नाम के एनोटेशन से हम इसे जनरेट करेंगे, एंड स्ट्रैटेजी में पास करेंगे हम आईडी को जनरेट करने की स्ट्रैटेजी। जनरेशन टाइप हो गया हमारा आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हमने एक आईडी बनाई है दोस्तों, जो कि है हमारी इस पर्टिकुलर ऐप यूजर टेबल, उस पर्टिकुलर टेबल की यूनिक आईडी है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने आईडी बना ली है, एंड आईडी के अलावा आप मुझे बताओ कि यूजर एंटिटी में और कौन से ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो एक यूजर के पास आईडी होगी, उसका नाम होगा, ईमेल एड्रेस होगा, एंड उसका पासवर्ड स्टोर होगा। तो चलिए एक एक करके इन सभी ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके सभी हमारे ऑब्जेक्ट्स को बना लिया है, आईडी, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। एंड उसके बाद जो है हमारा ईमेल जो है दोस्तों, ईमेल हमारा यूनिक होना चाहिए। अगर एक ही ईमेल से अगर दो यूजर बनाने की कोशिश करते हैं हम, तो यहाँ पर हमें एरर थ्रू मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ईमेल है वो यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कॉलम एनोटेशन देंगे। तो यहाँ पर हम कॉलम एनोटेशन में यूनिक पास करेंगे, तो यूनिक वैल्यू को ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पर कॉलम एनोटेशन में जब हम यूनिक को ट्रू कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि दो सेम ईमेल एक ही डेटाबेस में नहीं होने चाहिए। ये तो दोस्तों हमारे यूजर एंटिटी, एंड उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कुछ गेटर सेटर मेथड्स। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी हम यूजर रेपोजिटरी को बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक अनदर पैकेज बनाऊंगी रेपोजिटरी नाम से, एंड इसी रेपोजिटरी के अंदर मैं एक जावा क्लास बनाऊंगी यूजर रेपोजिटरी नाम से। तो यहाँ पर मैंने एक यूजर रेपोजिटरी बनाया है। तो यूजर रेपोजिटरी जो है वो है हमारा इंटरफेस। तो यहाँ पर हम इंटरफेस लिख देंगे, एंड ये एक्सटेंड करेगा दोस्तों जेपीए रेपोजिटरी को। तो यहाँ पर हम जेपीए रेपोजिटरी से एक्सटेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जेपीए रेपोजिटरी जो है हमारा वो ऑलरेडी CRUD ऑपरेशंस को प्रोवाइड करता है, एंड इसके अंदर हम कुछ मैथड्स को डिफाइन करेंगे, जैसे कि फाइंड बाय आईडी हो गया या फिर फाइंड बाय ईमेल हो गया। ऐसे कुछ हमारे मैथड्स है। तो हमें फाइंड बाय आईडी की फिलहाल जरूरत नहीं है, हम फाइंड बाय ईमेल को इंप्लीमेंट करेंगे। तो फाइंड बाय ईमेल ये एक कस्टम मेथड है जो हमें लॉगिन के इंप्लीमेंटेशन के वक्त काम आएगा। इस पूरे इंटरफेस को हम डाओ भी कहते हैं दोस्तों, मतलब DAO, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। चलिए दोस्तों अभी हम यूजर सर्विस इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक पैकेज बना रही हूँ सर्विस नाम से।
तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पैकेज बनाया सर्विस नाम से। इस पैकेज के अंदर मैं एक जावा की क्लास बना रही हूँ जो कि एक इंटरफेस है, एंड यहाँ पर मैं यूजर सर्विस नाम से एक इंटरफेस बनाऊंगी। तो ये रहा हमारा यूजर सर्विस इंटरफेस। एंड इसी यूजर सर्विस इंटरफेस के अंदर हम कुछ मेथड्स को डिफाइन करेंगे दोस्तों, जैसे कि क्रिएट यूजर हो गया, या फिर डिलीट यूजर हो गया, अपडेट यूजर हो गया, या फिर अनदर गेट ऑल यूजर। ऐसे कुछ मेथड्स को हम डिफाइन करेंगे। तो चलिए एक एक करके इनको इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हमारी मेथड आ जाती है क्रिएट यूजर, देन हमारी मेथड आ जाती है गेट यूजर बाय आईडी, देन हमारी अनदर मेथड आ जाती है गेट ऑल यूजर्स, जो कि एक लिस्ट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम एक अनदर मेथड डिफाइन करेंगे गेट ऑल यूजर्स नाम से। तो यहाँ पर हमें लिस्ट को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो ये रहा दोस्तों हमारे यूजर सर्विस का पूरा इंटरफेस रेडी हो चुका है। तो चलिए इसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक जावा क्लास बनाऊंगी यूजर सर्विस इंप्लीमेंटेशन नाम से। तो ये जो यूजर सर्विस इंप्लीमेंटेशन जो हमारी क्लास है, ये इंप्लीमेंट हुई है हमारे यूजर सर्विस एग्जिस्टिंग इंटरफेस के ऊपर, एंड हमें इसी तरह से हमारे सारे मेथड्स को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक शॉर्टकट की मदद से इसको ओवरराइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने हमारे यूजर सर्विस में जितने भी मेथड डिफाइन थे उनको सबको ओवरराइड कर दिया यहाँ पर, एंड तो इसके लॉजिक को भी अभी इंप्लीमेंट कर देता है। तो सबसे पहले हमारा जो क्रिएट यूजर है इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो यूजर सर्विस इंप्लीमेंटेशन में हम हमारी यूजर रिपोजिटरी को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है यूजर रिपोजिटरी नाम से, एंड देन हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कंस्ट्रक्टर को भी बना लिया है। तो चलिए हम हमारी क्रिएट यूजर जो मेथड है इसके कोड के इंप्लीमेंटेशन को, लॉजिक को इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम हमारे जो क्रिएट यूजर जो मेथड है इसमें हम यूजर को पास कर रहे हैं, एंड हम रिटर्न करेंगे एक नया यूजर। तो नया यूजर हम यूजर रिपोजिटरी की मदद से बनाएंगे, एंड यहाँ पर हम पास करेंगे सेव। तो यहाँ पर हमने क्रिएट यूजर मेथड को इंप्लीमेंट कर लिया है। तो आगे हम हमारी गेट यूजर बाय आईडी इस मेथड को इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम यूजर रिपोजिटरी में हम फाइंड बाय आईडी इस मेथड को कॉल करेंगे, एंड इसमें हम आईडी को पास कर देंगे। एंड उसी तरह से हम यहाँ पे गेट यूजर मेथड को भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो यूजर रिपोजिटरी के अंदर हम फाइंड ऑल मेथड को कॉल करेंगे एंड इसे इंप्लीमेंट कर देंगे। तो इसी तरह से हमने हमारे सारे जो बेसिक मेथड्स है उनको इंप्लीमेंट कर दिया है। पर यहाँ पर हमने एक चीज को मिस कर दिया। तो यूजर सर्विस इंप्लीमेंटेशन ये हमारी एक सर्विस है दोस्तों, तो इसको हमें सर्विस एज अ सर्विस इसको एनोटेट भी करना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पे एज अ सर्विस है तो इसको हमने एनोटेशन लगा दिया। यहाँ पर मैंने एक सेमीकोलन को मिस कर दिया था। तो ये था दोस्तों हमारे यूजर सर्विस का इंप्लीमेंटेशन। तो सर्विस एनोटेशन ये बताता है कि ये एक सर्विस क्लास है जो स्प्रिंग मैनेज करेगा, एंड कंस्ट्रक्टर के थ्रू यहाँ पर हमने यूजर रिपोजिटरी को इंजेक्ट किया है। तो ये हमारे क्लीन एंड मैनेजेबल कोड का पार्ट है। एंड उसके बाद हमने हमारी 3 मेथड्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है, क्रिएट यूजर, गेट यूजर बाय आईडी एंड गेट ऑल यूजर। ये हमारी मेथड्स को हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है। आगे चलते हैं एंड हम हमारे यूजर कंट्रोलर को बनाते हैं। तो फाइनली जिसका वेट था उसको हम करते हैं, हम हमारी पहली रेस्ट एपीआई को बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कंट्रोलर नाम से एक पैकेज बनाया है जिसके अंदर मैं मेरे यूजर कंट्रोलर को बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने यूजर कंट्रोलर को बनाया है। तो यूजर कंट्रोलर ये एक रेस्ट कंट्रोलर है। तो चलिए इसको एनोटेट कर देते हैं एज अ रेस्ट कंट्रोलर। तो यहाँ पर हमने रेस्ट कंट्रोलर का एनोटेशन लगाया है, एंड हम यहाँ पर रिक्वेस्ट मैपिंग करेंगे इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग API/users। तो रेस्ट कंट्रोलर का मतलब ये है स्प्रिंग बूट में कि हर एक एपीआई का बाय डिफॉल्ट जो आउटपुट है वो एक जेसन फॉर्मेट में बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट मैपिंग के जरिए हमारी बेस यूआरएल को सेट कर दिया है। यहाँ पर सबसे पहले हम एक यूजर सर्विस नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एंड एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं यूजर सर्विस को असाइन कर रही हूँ कंस्ट्रक्टर के माध्यम से। तो यहाँ पर मैंने यूजर सर्विस को बना लिया है। एक एक करके अभी हम हमारी एपीआई को इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक पोस्ट एपीआई बनाऊंगी जो कि हमारा क्रिएट यूजर होगा। यहाँ पर मैं पोस्ट मैपिंग का यूज कर रही हूँ हमारी एपीआई बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक मेथड बनाई है जिसका जो रिटर्न टाइप है वो एक रिस्पॉन्स एंटिटी है। इसके अंदर मैं रिक्वेस्ट बॉडी को पास करूंगी जो कि हमारा यूजर रहेगा। तो जब भी मैं इस पर्टिकुलर एपीआई को कॉल करूंगी तो मैं यहाँ पर मेरे यूजर के जो भी डिटेल्स है वो एक पास करूंगी रिक्वेस्ट बॉडी में। तो यहाँ पर हमारे पास एक एनोटेशन है रिक्वेस्ट बॉडी नाम से, उसको हम यूज करेंगे, एंड देन हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स एंटिटी को। तो रिस्पॉन्स एंटिटी में हम स्टेटस को रिटर्न करेंगे, हमारा जो भी HTTP स्टेटस होगा वो।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने हमारी न्यू एक अनदर एपीआई को क्रिएट कर लिया है, जो कि है हमारी क्रिएट यूजर एपीआई। एंड इस क्रिएट यूजर एपीआई में हमने हमारी रिस्पॉन्स एंटिटी का मतलब ये होता है कि इस एपीआई का जो रिटर्न टाइप होगा वो जेसन में एक यूजर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी ये एपीआई। एंड एचटीटीपी स्टेटस का मतलब, स्टेटस क्रिएटेड का मतलब ये होगा कि हाँ, यहाँ पर हमने एक रिसोर्स क्रिएट किया है जो कि 201 रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा अगर हमारा जो यूजर है इस बॉडी में, जो यूजर सर्विस से जो हम क्रिएट यूजर मेथड को जो कॉल कर रहे हैं, अगर वो सक्सेसफुली यूजर को क्रिएट कर देता है एंड उसे डेटाबेस में स्टोर कर देता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर एक पोस्ट मैपिंग की मदद से एक एपीआई को क्रिएट कर लिया है। तो चलिए दोस्तों बाकी की एपीआई को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक गेट मैपिंग की मदद से एक अनदर एपीआई को क्रिएट करूंगी जो कि हमें देगी उस पर्टिकुलर आईडी के करस्पॉन्डिंग हमारा यूजर रिटर्न करेगी। तो यहाँ पर मैं एक तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक मेथड को डिफाइन किया है गेट यूजर बाय आईडी नाम से, एंड इस मेथड के अंदर मैं पाथ वेरिएबल को पास करूंगी। तो पाथ वेरिएबल ये एनोटेशन हम तब यूज करते हैं जब हमारी जो भी एंड पॉइंट है उसके अंदर हमारा जो पाथ है वो वेरिएबल हो। तो यहाँ पर हमारा पाथ वेरिएबल है जो कि एक आईडी है, तो यहाँ पर मैं एक पाथ वेरिएबल में हमारा आईडी पास करूंगी। तो यहाँ पर हमने पाथ वेरिएबल पास कर दिया, देन हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे उस पर्टिकुलर आईडी के करस्पॉन्डिंग जो भी यूजर है उसको हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर हम यूजर सर्विस को कॉल कर रहे हैं एंड यूजर सर्विस में हम गेट यूजर बाय आईडी इस मेथड को कॉल कर रहे हैं एंड इसमें हम आईडी को पास कर रहे हैं। एंड देन यहाँ पर हम एक मैप लगा रहे हैं रिस्पॉन्स एंटिटी के ऊपर कि अगर वो रिस्पॉन्स मिल जाता है, अगर तुझे गेट यूजर बाय आईडी इस मेथड से अगर रिस्पॉन्स मिल जाता है तो यहाँ पर हम 200 ओके रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। अगर नहीं मिलता तो यहाँ पर हम और एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे एंड यहाँ पर हम रिस्पॉन्स एंटिटी में हमारे पास कर देंगे नॉट फाउंड। तो दोस्तों इस तरह से हमने गेट यूजर बाय आईडी इस एपीआई को भी इंप्लीमेंट कर लिया है। एंड चलिए एक अनदर एपीआई को इंप्लीमेंट करते हैं जो कि है हमारी गेट ऑल यूजर्स। तो यहाँ पर हम एक गेट मैपिंग का यूज करेंगे टू गेट ऑल यूजर्स एंड हम यहाँ पर हम हमारा एंड पॉइंट रखेंगे ऑल, क्योंकि यहाँ पर हम पर्टिकुलर यूजर के करस्पॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर हम पाथ वेरिएबल भी पास नहीं करेंगे। यहाँ से मैं कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर रही हूँ एंड यहाँ पर गेट ऑल यूजर्स मेथड को इंप्लीमेंट कर रही हूँ। तो गेट ऑल यूजर्स इस मेथड में हम रिटर्न करेंगे हमारे रिस्पॉन्स एंटिटी में से यूजर सर्विस इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे एंड इसके अंदर हम हमारे गेट ऑल यूजर इस मेथड को कॉल करेंगे एंड इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। यहाँ पर कोई एरर बोल रहा है तो चलिए देखते हैं क्या एरर है। तो हमारा एरर रिजॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हमारी फर्स्ट माइक्रो सर्विस को इंप्लीमेंट कर लिया है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं एंड इसकी टेस्टिंग करते हैं पोस्टमैन के जरिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है, बट इसके पहले मुझे एक एरर आ रहा था। तो वो एरर इसलिए था क्योंकि जो यूजर रिपोजिटरी है इसके अंदर मैंने रिपोजिटरी एनोटेशन को नहीं लगाया था एंड उसके अलावा यहाँ पर जो जेपीआई रिपोजिटरी है इसके अंदर मैंने यूजर एंड लॉन्ग को पास नहीं किया था, मतलब डेटा टाइप को पास नहीं किया था कि किसके करस्पॉन्डिंग वो मैपिंग हो रही है, तो उसको मैंने पास नहीं किया था। तो इसलिए मुझे एरर आ रहा था। तो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं इस कोड को लिखने के लिए तो इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर हमें उस पर्टिकुलर डेटा टाइप को पास करना है। तो यहाँ पर हमने हमारा कोड तो रन कर लिया है, चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं पोस्टमैन के जरिए। तो पोस्टमैन ये एक टूल होता है दोस्तों जिसे आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सिंपली गूगल में जाते हो एंड पोस्टमैन को टाइप करते हो, पोस्टमैन डाउनलोड को टाइप करते हो, तो सबसे पहला जो आएगा वहां से आप इस पोस्टमैन को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास विंडोज होगा तो विंडोज में डाउनलोड कर सकते हो, मैक होगा तो मैक में डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरह से आप पोस्टमैन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है पोस्टमैन। तो चलिए दोस्तों अभी हम हमारे जो क्रिएटेड एपीआई उनकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो एपीआईज है वो अप है 808 इस कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोलर क्लास में जाते हैं एंड सबसे पहले हमारी एपीआई है क्रिएट यूजर नाम वाली एपीआई। तो क्रिएट यूजर नाम की एपीआई को टेस्ट करेंगे, उसके बाद गेट आईडी को टेस्ट करेंगे एंड उसके बाद गेट ऑल यूजर्स को टेस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे पोस्टमैन का यूज कर रही हूँ एपीआई को टेस्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक न्यू एपीआई बनाऊंगी। यहाँ पर कुछ हम हेडर्स पास करेंगे। हेडर में हम पास करेंगे कंटेंट टाइप। तो हमारा कंटेंट टाइप हमारा यहाँ पर जेसन है दोस्तों। तो जेसन एप्लीकेशन स्लैश जेसन हमारा कंटेंट टाइप है एंड हमारे बॉडी में हम पास करेंगे एक रॉ जेसन। तो यहाँ पर हमने हमारी जो फर्स्ट एपीआई उसको कॉल करके देखते हैं कि ये वर्क कर रही है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अनऑथराइज्ड ये एरर आ रहा है। तो ये एरर किस लिए आ रहा है चलिए इससे देखते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर मेरी जो रिक्वेस्ट है वो अनऑथराइज्ड हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पे स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फिग का यूज किया था हमारे कोड में। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फिग क्या करता है, बाय डिफॉल्ट जो सारे एपीएस होते हैं उनको उन सारे एंड पॉइंट्स को सिक्योर कर देता है। इधर वो कहता है कि तुम लॉगिन के जरिए जाओ या फिर कोई ऑथेंटिकेटेड वे से ही हमारी एपीआई को एक्सेस करो। तो यहाँ पर उसको बाईपास करने के लिए हम एक सिक्योरिटी कॉन्फिग लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम हमारे कोड में हम हमारे सिक्योरिटी कॉन्फिग को लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक पैकेज बनाती हूँ, न्यू पैकेज सिक्योरिटी नाम से। यहाँ पर मैंने सिक्योरिटी नाम से एक न्यू पैकेज बनाया, जिसके अंदर मैं एक जावा की क्लास बना रही हूँ सिक्योरिटी नाम से, सिक्योरिटी कॉन्फिग नाम से। एंड इसी सिक्योरिटी कॉन्फिग में हम जो CSRF है, मतलब क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी को हम डिसेबल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एप्लीकेशन में उसकी नीड नहीं है। एंड टेस्टिंग पर्पस के लिए भी हमें टेस्ट करनी पड़ेगी कि हमारी एपीएस चल रही है कि नहीं। तो यहाँ पर हम इसको डिसेबल कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हम इसके ऑथराइज्ड HTTP रिक्वेस्ट में हम यहाँ पर परमिट ऑल कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट के बाद जो भी एपीआई आएगी हमारी उनको परमिट कर रहे हैं। एंड इन सभी एपीआई को हम एज अ ऑथेंटिकेटेड एपीआई है ये डिक्लेयर कर रहे हैं, स्प्रिंग बूट को ये बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको रीरन करके देखते हैं अभी हम। तो हमारी यूजर माइक्रो सर्विस को मैंने रीरन किया है। एंड चलिए अभी हम इसे पोस्टमैन में टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पोस्ट रिक्वेस्ट सिलेक्ट की है यहाँ पर। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर मेरे एपीआई का एड्रेस एपीआई को डाला है एंड एंड पॉइंट को भी डाला है। एंड यहाँ पर मैंने हेडर्स में यहाँ पर मैंने कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन को सिलेक्ट किया है। एंड कुकी को हम सिलेक्ट नहीं करते, इसको हम डिलीट कर देते हैं। एंड देन हमारे पास बॉडी में आ जाता है, हमारा नेम आ जाता है, ईमेल आ जाता है एंड पासवर्ड आ जाता है। तो ये तीन चीजें हमारे यूजर को क्रिएट करने के लिए मैंडेटरी है। तो इसलिए हमने इन तीनों चीजों को एज अ जेसन डाला है। यहाँ पर हमने जेसन सिलेक्ट किया है। तो चलिए इसको क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो यूजर है, ये पर्टिकुलर यूजर हमारा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर हम एक अनदर यूजर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं एंड हमारा यूजर 2 भी क्रिएट हो गया। चलिए अब हम यूजर को फेच करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम गेट रिक्वेस्ट को डालेंगे एंड इस एंड पॉइंट के बाद हम 1 डालेंगे। एंड बॉडी में हमारे कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि इस गेट रिक्वेस्ट में कुछ भी नहीं है। एंड देन हम फेच करेंगे। तो यहाँ पर हम फेच कर रहे हैं यूजर 1 को, सक्सेसफुली फेच हो चुका है। उसी तरह से यूजर 2 को फेच करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली यूजर 2 को भी फेच कर लिया है। एंड उसी तरह से हम हमारे सारे यूजर्स को भी फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हमारी सारे यूजर्स के लिस्ट को फेच कर लिया है। तो दोस्तों ये था हमारा इंप्लीमेंटेशन यूजर माइक्रो सर्विस का एक बहुत ही बेसिक लेवल पे। इसके बाद हम अब इंप्लीमेंट करेंगे इसके ऊपर JWT ऑथेंटिकेशन, साइन अप एंड लॉग इन कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है उसको भी हम इंप्लीमेंट करेंगे, रोल बेस्ड ऑथराइजेशन को हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो आने वाले वीडियो में हम काफी एडवांस टॉपिक्स को देखेंगे एंड उसको समझेंगे एंड उसका बेस्ट इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो के नोट्स अलोंग विथ कोड का लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस PDF में मैंने पूरे नोट्स को डाला है एंड यहाँ पर मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर एंड कोड का भी लिंक, कोड का ओवरव्यू भी यहाँ पे दिया है। जो कोड हमने आज के इस वीडियो में इंप्लीमेंट किया था वो सारा कोड यहाँ पर मैंने डाला है। तो आप इस PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से एक्सेस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।